नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके वारिसों के बीच जमीन का बंटवारा कैसे होता है, कौन आवेदन कर सकता है, कौन कौन से दस्तावेज लगते हैं, तहसीलदार क्या कार्यवाही करता है, पटवारी की क्या भूमिका होती है और पूरी प्रक्रिया क्या है। यदि आपके परिवार में पैतृक जमीन को लेकर विवाद चल रहा है या आप अपना हिस्सा अलग करवाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले समझिए कि बंटवारा कब कराया जाता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई और उसके पीछे पत्नी, बेटे और बेटियां हैं और नामांतरण के बाद सभी वारिस संयुक्त रूप से सहभूमि के सहभूस्वामी बन जाते हैं। जब कोई वारिस अपना हिस्सा अलग करवाना चाहता है तब मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1919 धारा 178 के अंतर्गत बंटवारा का आवेदन प्रस्तुत किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बताऊंगा, पूरी तरीके से बताऊंगा कि कैसे ज़मीन का बंटवारा आप करवा सकते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया है। यहाँ पे रामलाल है, पिता जीवित, पत्नी, छोटा पुत्र, बड़ा पुत्र और पुत्री। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपके मन में ये प्रश्न होता होगा कि क्या बंटवारा जीते जी हो सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि बंटवारा जीते जी हो सकता है। पिता जब जीवित है तब भी बंटवारा हो सकता है और जब पिताजी खत्म हो जाएंगे उसके बाद भी बंटवारा हो जाएगा, अर्थात उनकी मृत्यु के बाद भी बंटवारा हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, ये पिताजी जीवित की स्थिति में है, पत्नी, छोटा पुत्र, बड़ा पुत्र, पुत्री, इनको जीते जी भी जमीन दे सकते हैं और इनके ना रहने के बाद भी इनको जमीन मिल जाएगी और बंटवारा भी ये लोग करवा सकते हैं। उसके बाद अपन जब कोई भूमि स्वामी अपने जीवन काल में अर्थात जीते जी अपनी कृषि भूमि अपने कानूनी वारिसों बेटा, बेटी या पत्नी आदि में बांटना चाहता है। यहाँ पे क्या बात हो रही है, जीते जी इनको बांटना चाहता है तो मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 178A के तहत तहसीलदार को आवेदन देता है। यहाँ पे एक विशेष ध्यान रखना है कि दो तरीके से बंटवारा होता है। जब जीते जी पिताजी अपनी जमीन को बंटवारा करेंगे, अपने पुत्र लोगों को देंगे तो धारा 178A के तहत होगा, ठीक है ना। और जब मृत्यु हो जाएगी तो सिर्फ 178 के तहत बंटवारा होगा। मतलब पिताजी जीते जी अपनी जमीन का बंटवारा करवा सकते हैं और अपनी कानूनी जैसे बेटा, बेटी, पत्नी को जमीन दे सकते हैं, उनके बच्चों को जमीन मिल जाएगी। तो जीते जी अपने जमीन को दे सकते हैं, इन सभी लोगों को जमीन मिल जाएगी। दूसरा कंडीशन अपन देखते हैं कि जब पिताजी की मृत्यु हो गई है अर्थात वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए दूसरा तरीका ये है कि मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 178 जब कई सहभूस्वामी हों और उनमें से कोई अपने हिस्से का बंटवारा चाहता हो तब धारा 178 के तहत आवेदन दिया जाता है। यानी कि पिताजी अब खत्म हो गए, अब वो नहीं हैं और बेटों का नाम आ गया है जमीन में फौती नामांतरण के द्वारा, तो अब कोई भी व्यक्ति अगर अपना बंटवारा का आवेदन लगाना चाहता है तो वो धारा 178 के तहत लगा सकता है। अर्थात जब पिताजी इस दुनिया में ना रहें, उनकी मृत्यु के बाद जो कानूनी वारिस होते हैं जैसे बेटा, बेटी, पत्नी, तो वो लोग अपने जमीन का बंटवारा करना चाहते हैं तो उनके ना रहने के बाद, किनके ना रहने के बाद, पिताजी के ना रहने के बाद जमीन का बंटवारा हो जाएगा। आइए समझते हैं पूरी प्रक्रिया कैसे कैसे बंटवारा होगा। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूं। आज हम ये वाला कंडीशन देखेंगे कि जब पिताजी इस दुनिया में ना रहें अर्थात उनकी मृत्यु हो जाती है तब जमीन का बंटवारा कैसे होगा। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो यहाँ पे देखिए, स्वर्गीय रामलाल, जब किसी भूस्वामी की मृत्यु हो जाती है और उसके पीछे पत्नी, पुत्र, पुत्री या अन्य कानूनी वारिस रह जाते हैं तब उसकी भूमि पर सभी वारिसों का संयुक्त अधिकार हो जाता है। अर्थात जब ये व्यक्ति खत्म हो गए, अब इनके जो वारिसदार है उनका नाम जमीन में आ गया तो वही लोग क्या है, यहाँ पे संयुक्त अधिकार हो जाएगा, यानी कि सभी का अधिकार हो जाएगा उस जमीन पे। यदि कोई वारिस अपना हिस्सा अलग करवाना चाहता है तो मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 धारा 178 के अंतर्गत बंटवारा का आवेदन प्रस्तुत कर सकता है कि कोई भी व्यक्ति, जितने भी भूस्वामी, पत्नी हो, पुत्री हो, चाहे पुत्र हो, कोई भी व्यक्ति बंटवारा का आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। उसके बाद देखिए दोस्तों आगे क्या होगा। ये टोटल देखिए दोस्तों, ये पूरी जमीन हो गई, ठीक है ना। ये रामलाल के नाम पे पूरी जमीन दर्ज है, ये टोटल जमीन 12 एकड़ है। तो यहाँ पे अपन स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, ठीक है ना, चरण बाय चरण समझेंगे। पूरा मैं आपको A to Z सारी चीजें बताऊंगा। देखो दोस्तों, प्रक्रिया सेम रहती है, सिर्फ धाराएं बदल जाती हैं। प्रक्रिया सेम रहती है चाहे वो कोई भी स्टेट हो, सिर्फ वहां की धाराएं बदल जाएंगी। तो अब यहाँ पे देखते हैं स्टेप 1। उदाहरण, रामलाल के नाम 12 एकड़ कृषि भूमि दर्ज है। ये जमीन कृषि भूमि दर्ज है। रामलाल की मृत्यु हो जाती है,
उसके पीछे निम्न वारिस हैं: पत्नी सीता, पुत्र मोहन, पुत्र सोहन, पुत्री गीता। अब भूमि पर सभी वारिसों का अधिकार उत्पन्न हो जाता है, अर्थात ये जो जमीन है ये पहले रामलाल के नाम पे दर्ज थी, अब उनकी मृत्यु हो गई तो इस भूमि पर उनके वारिसदार जो हैं उनका नाम आ जाएगा सभी लोगों का। उसके बाद देखिए स्टेप 2 में क्या होगा, ये देखिए ये रामलाल का खसरा हो गया, ठीक ना। इस जमीन का दोस्तों डॉक्यूमेंट हो गया जो कि ये जमीन अभी रामलाल के नाम पे दर्ज है। अब देखिए बंटवारा कैसे होगा, लेकिन बंटवारा कराने के पहले एक महत्वपूर्ण चीज आपको जानना होगा कि नामांतरण कैसे कराया जाता है। मेरे चैनल में ये वाली वीडियो डली हुई है, सबसे पहले इस वीडियो को भी आप देख ले ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि नामांतरण कैसे कराया जाता है। तो बंटवारे के पहले हमको क्या करवाना पड़ेगा, स्टेप 2 नामांतरण। बंटवारे से पहले वारिसों के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होना आवश्यक है, इसके लिए नामांतरण आवेदन दिया जाता है। तो बंटवारा कराने के लिए पहले क्या कराना पड़ेगा, नामांतरण। पटवारी जांच करेगा, नोटिस जारी होंगे, आपत्ति न होने पर सभी वारिसों के नाम दर्ज हो जाएंगे। तो बंटवारा कराने के लिए हमको आवश्यक दस्तावेज क्या क्या लगेंगे, थोड़ा उस पर अपन नजर डालते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, बंटवारा करवाने के लिए हमको पहला मृत्यु प्रमाण पत्र लगेगा पिताजी का, वंशावली लगेगा कि पिताजी के कितने पुत्र और पुत्री हैं। उसके बाद समग्र आईडी लगेगा, ये प्रमाणित करेगा कि सभी लोग एक ही परिवार के हैं। उसके बाद सभी वारिसों का आधार कार्ड लगेगा, खसरा लगेगा जमीन का, और B1 लगेगा, ये भी खसरा का ही एक रूप है। तो दोस्तों यहाँ पे 6 चीजें लगेंगे आपको नामांतरण कराने के लिए। जब पिताजी खत्म हो जाएंगे तो अपने नाम पे जमीन करवाने के लिए यानी कि नामांतरण करवाने के लिए 6 डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे: मृत्यु प्रमाण पत्र, वंशावली, समग्र आईडी, आधार कार्ड, खसरा, B1। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, चरण 3, बंटवारे का अधिकार किसे है। कोई भी सहभूस्वामी बंटवारे का आवेदन दे सकता है। उदाहरण, मोहन आवेदन दे सकता है, सोहन भी आवेदन दे सकता है, गीता आवेदन दे सकती है, पत्नी सीता भी आवेदन दे सकती है। तो ये पिताजी के जितने भी ये वारिस हैं, ठीक है ना, इनमें से कोई भी व्यक्ति बंटवारे का आवेदन दे सकता है। और सभी, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, सभी वारिसों की सहमति होना आवश्यक नहीं है, एक वारिस भी आवेदन दे सकता है। कई मामलों में, कई परिस्थितियों में ये देखा गया है दोस्तों कि एक व्यक्ति तैयार है, दूसरा व्यक्ति नाराज है, तीसरा तैयार है तो पहला नाराज है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, एक अच्छी चीज है कि ये चारों में से कोई भी आवेदन दे सकता है बंटवारे का। अब बंटवारा बहुत आराम से हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट अपन देख चरण 4, आवेदन कहाँ लगेगा। तो आवेदन दोस्तों तहसीलदार के समक्ष लगेगा, ये तहसीलदार साहब है, इनके समक्ष आवेदन लगेगा बंटवारा का, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा भी है, संबंधित तहसील के तहसीलदार के समक्ष, जो भी आपका कार्य क्षेत्र होगा वहां आपका बंटवारा का आवेदन लगेगा। चरण 5, आवेदन के साथ कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे, यानी कि बंटवारा के आवेदन के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो पहला आवेदन पत्र, दूसरा नवीन खसरा, तीसरा B1 प्रतिलिपि, चौथा नामांतरण आदेश, पांचवा वंशावली, छठा आधार कार्ड, सातवां समग्र आईडी और आठवां नक्शा। तो ये टोटल 8 डॉक्यूमेंट लगेंगे दोस्तों। जब आप जमीन का बंटवारा करवाने जाएंगे तो आपका खसरा लगेगा, साथ में पट्टा भी लगेगा, उसके साथ में वंशावली लगेगी कि कितने पुत्र पुत्रियां हैं, उसके साथ आपका जो नामांतरण हो गया है यानी कि पिता की मृत्यु के बाद जब नामांतरण हो जाएगा तो नामांतरण होने के बाद नवीनतम खसरा लगेगा, जमीन का नक्शा लगेगा, साथ में दोस्तों यहाँ पे पुराना खसरा लगेगा कि वो जमीन किसके नाम पे थी, और सभी वारिसों के आधार कार्ड लगेंगे और समग्र आईडी लगेगा ताकि प्रमाणित किया जा सके कि सभी लोग एक ही परिवार के हैं। और दोस्तों इसके साथ में जमीन, इसके साथ में दोस्तों नक्शा लग जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों ये सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे आपको बंटवारा करवाते टाइम जब आप बंटवारा करवाएंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों आवेदन में क्या क्या लिखेंगे। तो आवेदन कैसे लिखेंगे, थोड़ा मैं इसका फॉर्मेट एक बनाया हूं, थोड़ा आप देख सकते हैं और अपने हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। नाम, पता, गाँव या तहसील उसको चेंज कर देंगे, बाकी आवेदन सेम रहेगा। सेवा में श्रीमान तहसीलदार महोदय, तहसील बुढ़ार, जिला शहडोल, मध्य प्रदेश। विषय मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 178 के अंतर्गत भूमि बंटवारा किए जाने बाबत आवेदन। महोदय, निवेदन है कि स्वर्गीय रामलाल सिंह निवासी ग्राम टिकरी, तहसील बुढ़ार, जिला शहडोल, मध्य प्रदेश के नाम से ग्राम टिकरी स्थित कृषि भूमि दर्ज थी। स्वर्गीय रामलाल सिंह का निधन हो चुका है। मृत्यु के पश्चात उक्त भूमि का नामांतरण उनके वैधानिक वारिसों के नाम पर हो चुका है। वर्तमान में सभी वारिस संयुक्त रूप से भूमि के सहभूस्वामी हैं। भूमि का विवरण निम्नानुसार है। ग्राम टिकरी, तहसील बुढ़ार, जिला शहडोल, कुल रकबा 12.00 हेक्टेयर, टोटल 12 हेक्टेयर। सहभूस्वामियों का विवरण यानी कि
पिताजी के मरने के बाद उनके जो सहभूस्वामी है यानी कि उनके खसरे में जितने लोग उनके वारिसदार थे उनका ये विवरण है। श्रीमती रीना सिंह पत्नी स्वर्गीय रामलाल सिंह, मोहन सिंह पुत्र स्वर्गीय रामलाल सिंह, सोहन सिंह पुत्र स्वर्गीय रामलाल सिंह, सीता सिंह पुत्री स्वर्गीय रामलाल सिंह, गीता सिंह पुत्री स्वर्गीय रामलाल सिंह। तो ये जो एप्लीकेशन में इसमें आप अपने हिसाब से बदल सकते हैं अपने परिवार के हिसाब से कि कितने सदस्य हैं, लेकिन फॉर्मेट सेम रहेगा। उसके बाद देखिए, उक्त भूमि वर्तमान में संयुक्त होने के कारण खेती बाड़ी कब्जे एवं उपयोग में कठिनाई उत्पन्न हो रही है, अतः न्याय हित में भूमि का विधिवत बंटवारा किया जाना आवश्यक है। अतः श्रीमान जी से विनम्र प्रार्थना है कि मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 178 के अंतर्गत बंटवारा प्रकरण पंजीबद्ध कर सभी सह भूस्वामियों को नोटिस जारी कर नियम अनुसार भूमि का बंटवारा कराया जाए। आवेदक रीना सिंह पत्नी स्वर्गीय रामलाल सिंह, निवासी ग्राम टिकरी, तहसील बुढ़ार, जिला शहडोल, मध्य प्रदेश। यहाँ उनका हस्ताक्षर हो जाए। इस एप्लीकेशन के साथ आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट संलग्न करने पड़ेंगे? तो पहला है खसरा प्रतिलिपि, B1 प्रतिलिपि, नामांतरण आदेश की प्रति, वंशावली, मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की प्रति, समग्र ID की प्रति और भूमि नक्शा और खसरा नंबर। तो ये आपको डॉक्यूमेंट लगाने पड़ेंगे। तो दोस्तों ये एप्लीकेशन देना पड़ेगा। हर जगह दोस्तों परिस्थिति अलग होती है। कई बार एक भाई नाराज है, दूसरा भाई नाराज नहीं है, वो चाहता है बंटवारा हो जाए तो पहला भाई बोलता है नहीं होगा। कई दफा ये भी देखने को मिला है कि किसी 4 लोगों में से एक व्यक्ति को जमीन बेचना है, लेकिन अभी सभी लोगों का नाम है तो जमीन नहीं बिक सकती क्योंकि सभी का नाम खसरे में दर्ज है। तो होता क्या है दोस्तों कि इसके लिए दोस्तों आप बंटवारा का आवेदन देते हैं ताकि जमीन अलग अलग हो जाए, खसरा अलग अलग हो जाए और पट्टा भी अलग अलग हो जाए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या होता है, उसमें देखते हैं चरण 6, प्रकरण पंजीबद्ध होना। आवेदन प्राप्त होने के बाद तहसीलदार राजस्व प्रकरण दर्ज करेगा। उदाहरण राजस्व प्रकरण क्रमांक 12A27/2026। यानी कि जब तहसीलदार साहब को आवेदन मिल जाएगा तो उसको एक्सेप्ट करेंगे, स्वीकार करेंगे, उसके बाद प्रकरण दर्ज होगा। इसको दोस्तों केस नंबर बोलते हैं और इसको राजस्व मामले में राजस्व प्रकरण क्रमांक बोलते हैं। प्रकरण दर्ज होने के बाद उसके बाद क्या होगा दोस्तों, चरण 7, नोटिस जारी होना। तहसीलदार सभी सह भूस्वामियों को नोटिस जारी करेगा। नोटिस में सुनवाई की तारीख, प्रकरण क्रमांक उपस्थित होने का निर्देश रहे। तो तहसीलदार जब आवेदन स्वीकृत कर लेंगे, प्रकरण दर्ज हो जाएगा, तो उसके बाद सभी सह भूस्वामियों को नोटिस दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्या होगा, चरण 8, जवाब और आपत्ति। तो यहाँ पे देखिए प्रतिवादी निम्न आपत्तियां ले सकते हैं। जैसे 4 लोग हैं और एक व्यक्ति आवेदन दिया तो एक व्यक्ति आवेदक हो गया और जो 3 लोग हो गए वो हो गया क्या, अनावेदक। यानी कि एक व्यक्ति आवेदक हो गया और जो 3 लोग रहेंगे उन्हीं को प्रतिवादी कहते हैं। ठीक है। तो इसके लिए क्या जवाब और आपत्ति ले सकता है कोई भी प्रतिवादी? कोई वारिस छूट गया है, कभी कभी क्या होता है, कई लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोगों का नाम ही छूट जाता है, हिस्सा गलत निकाला गया है, कभी कभी जो जमीन होती है उसका हिस्सा ही गलत निकाल दिया जाता है। तीसरी चीज, भूमि पहले से विभाजित है। कभी कभी मौखिक बंटवारा हो जाता है कि तुम्हारा यहाँ जमीन है, इसका यहाँ है, इसका यहाँ, तो ये भी होता है। कुछ भूमि बेची जा चुकी है तो ये भी सही बात है कि मान लो पिताजी ने जीते जी थोड़ी सी जमीन कहीं पे बेच दी हो। विशेष कब्जा, इस पूरी जमीन पे कब्जा किसका है, आपत्तियां लिखित रूप में प्रस्तुत की जाती हैं। तो यदि किसी को आपत्ति होता है तो वह आपत्ति लगा सकता है लिखित रूप में। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है उसको देखते हैं, चरण 9। तो यहाँ पे देखिए पटवारी रिपोर्ट। पटवारी निम्न रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। वर्तमान खसरा, B1, नक्शा, कब्जे की स्थिति, सिंचित असिंचित भूमि, रास्ता। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए ये जमीन का नक्शा रहेगा और इस जमीन में से जिस भी नंबर का बंटवारा होना उस पे पटवारी जाएगा और वर्तमान में जाके देखेगा, पूरा फील्ड में जाके मौके में जांच करेगा कि जमीन कहाँ पे स्थित है, कैसी जमीन है, सिंचित भूमि है क्या सिंचित भूमि है, कब्जे की स्थिति को देखेगा कि इस पूरी जमीन पे किसका कब्जा है, रास्ता देखेगा कि आने जाने का रास्ता कहाँ से है और नक्शा देखेगा कि नक्शा के मुताबिक पूरी जमीन है या नहीं और वर्तमान खसरा देखेगा। उसके बाद दोस्तों क्या होगा अगला चरण, तो दोस्तों अगला चरण है चरण 10, मौके की जांच। राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी स्थल निरीक्षण कर सकते हैं। राजस्व निरीक्षक मतलब कि RI रेवेन्यू इंस्पेक्टर एवं पटवारी स्थल निरीक्षण कर सकते हैं, यानी कि मौके पे जाकर उसका जांच करेंगे और निरीक्षण में देखा जाता है कौन कहाँ काबिज है, कुआं कहाँ है, बोरिंग कहाँ है, रास्ता कहाँ से जाएगा, भूमि की गुणवत्ता क्या है। तो देखिए पटवारी एक रिपोर्ट तैयार करेगा और वो मौके पे जाएगा और ये देखेगा कि कब्जा सही पाया गया है या नहीं, रास्ता आने जाने का सही रास्ता पाया गया है या नहीं, कुआं कहाँ पे है, पूरी ज़मीन पे कुआं कहाँ पे है या नहीं, या फिर बोरिंग है या नहीं वो भी देखेगा। नक्शा देखेगा कि जो ज़मीन है वो इसी नक्शे के हिसाब से वो ज़मीन है और भूमि की स्थिति देखेगा कि भूमि कृषि योग्य सिंचित उपजाऊ है या नहीं। तो यहाँ पे गुणवत्ता भी
चेक करेगा पटवारी, तो पटवारी जमीन चेक करेगा और उसका एक रिपोर्ट बना के तहसीलदार के समक्ष इस टाइप का समक्ष करेगा। उसके बाद देखिए चरण 11 हिस्से का निर्धारण। कानून के अनुसार प्रत्येक वारिस का हिस्सा निर्धारित किया जाएगा। उदाहरण के लिए कानून के अनुसार प्रत्येक वारिस का हिस्सा निर्धारित किया जाएगा। उदाहरण, कुल भूमि है 12 एकड़, 4 वारिस हैं, ठीक है, प्रत्येक का हिस्सा 3 एकड़ बनेगा, यानी कि 12 एकड़ टोटल जमीन है, 4 वारिस है, तो एक आदमी के खाते में बैठेगा 3 एकड़। तो ये देखिए भूमि बंटवारा नक्शा। तो यहाँ पे देखिए 100 मीटर गुणे 120 मीटर, यहाँ पे 3 एकड़, 100 गुणे 120 मीटर 3 एकड़, 100 गुणे 120 मीटर 3 एकड़, 100 गुणे 120 मीटर 3 एकड़, यानी कि मोहन को 3 एकड़ जमीन मिलेगी, सोहन को 3 एकड़ जमीन मिलेगी, गीता को 3 एकड़ जमीन मिलेगी, सीता को 3 एकड़ जमीन मिलेगी। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे जो जमीन का हिस्सा निर्धारण होगा तो वो दोस्तों सभी लोगों को बराबर बराबर जमीन मिलेगा। जैसे 12 एकड़ है तो 3 एकड़ 4 वारिसों लोगों को सभी को बराबर जमीन मिलेगा। ये पटवारी एक नक्शा तैयार करेगा। उसके बाद देखिए चरण 12 प्रारूप बंटवारा। प्रारूप बंटवारा का मतलब होता है दोस्तों, पटवारी एवं राजस्व अमला प्रारूप बंटवारा तैयार करेंगे। इसमें यह बताया जाएगा कि कौन सा भाग किसे मिलेगा, कितना क्षेत्रफल मिलेगा, सीमाएं क्या होंगी। यानी कि पटवारी साहब मौके पे जाएंगे और पूरी जमीन का निरीक्षण करेंगे और ये देखेंगे। अमला का मतलब होता है सभी लोग जाके निरीक्षण करेंगे कि किसको कितना भाग मिलेगा, कितना क्षेत्रफल इसको मिलेगा इस पूरी भूमि में, और सीमाएं क्या रहेंगी, तो अलग अलग सीमाएं रहेंगी। उसके बाद दोस्तों जब ये प्रारूप बंटवारा हो जाएगा तो उसके बाद दोस्तों चरण 13 बंटवारा नक्शा तैयार किया जाएगा। नक्शे में सीमाएं, रास्ता, सिंचाई साधन, नए हिस्से दर्शाए जाएंगे। तो दोस्तों पटवारी जाएगा और एक नक्शा तैयार करेगा। जैसे ये जमीन का नक्शा हो गया, तो इस जमीन में मान लीजिए कि इस जमीन का हमको बंटवारा करवा रहे हैं, तो उसके लिए नक्शे में दोस्तों सीमाएं देखी जाएंगी, रास्ता देखा जाएगा, तैयार किया जाएगा, ठीक है ना, आने जाने का, सिंचाई का साधन और नए हिस्से दर्शाए जाएंगे। उसके बाद दोस्तों अगला चरण है चरण 14 अंतिम सुनवाई। जब ये सारे डॉक्यूमेंट, सारी फॉर्मेलिटी दोस्तों तैयार हो जाएगी, जैसे कि आवेदन देना, पटवारी रिपोर्ट तैयार कर देगा, निरीक्षण कर लेगा, जमीन का नक्शा तैयार कर देगा, सारे डॉक्यूमेंट जमा कर देगा, तब फिर अंतिम सुनवाई करेंगे तहसीलदार साहब। तहसीलदार आदेश पारित करेगा। आदेश में किसे कितना हिस्सा मिलेगा, कौन सा खसरा किसे मिलेगा, कितना रकबा मिलेगा, यह स्पष्ट लिखा जाएगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जब जमा हो जाएंगे, सारे काम कंप्लीट हो जाएंगे, तो उसके बाद तहसीलदार साहब आदेश पारित कर देंगे। आदेश पारित होने के बाद दोस्तों चरण 16 रिकॉर्ड दुरुस्ती, यानी कि आदेश के बाद क्या होगा, नया खाता बनेगा, यानी कि नया खाता यानी सबका पट्टा अलग अलग बन जाएगा, नई B1 बनेगी, सभी के खसरे अलग अलग बन जाएंगे, B1 वाले अलग खसरा बनेगा, जो जमीन का खसरा होता है वो सभी लोगों का अलग अलग खसरा बन जाएगा, प्रत्येक वारिस स्वतंत्र भूमि स्वामी हो जाएगा। यानी कि जब बंटवारा का आदेश हो जाएगा तो सभी लोगों का अलग अलग पट्टा बन जाएगा, नया नया खसरा बन जाएगा, नया B1 बन जाएगा और सभी प्रत्येक वारिस स्वतंत्र भूमि स्वामी बन जाएगा। यानी कि सब लोग अलग अलग जमीन हो जाएगा सभी का, और सभी लोग अपने अपने भूमि को दोस्तों बेच सकते हैं, रख सकते हैं या खेती कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वो उनके ऊपर है। तो दोस्तों बंटवारा हो जाने का मतलब यही होता है कि जमीन को बांट देना। जब जमीन का बंटवारा हो जाता है तो बांट दिया जाएगा, उसी को दोस्तों बंटवारा बोलते हैं। तो बंटवारा हो जाने के बाद दोस्तों ये सारी चीजें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी, सभी के डॉक्यूमेंट अलग अलग हो जाएंगे और सभी लोग स्वतंत्र भूमि स्वामी बन जाएंगे, किसी का किसी के ऊपर दबाव नहीं रहेगा। तो एक बार थोड़ा सा मैं रिवाइज कर देता हूं कि कैसे कैसे बंटवारा में आवेदन लगेगा, ठीक है ना। सबसे पहले किसी व्यक्ति की मृत्यु होगी, उसके बाद मृत्यु के बाद जो उनके वारिसदार होंगे वो जमीन पे नामांतरण कराएंगे। नामांतरण होने के बाद जो वारिसदार रहेंगे उनमें से कोई एक व्यक्ति धारा 178 के तहत तहसील में आवेदन देगा बंटवारा का। उसके बाद तहसीलदार साहब नोटिस जारी करेंगे। नोटिस जारी होने के बाद पटवारी रिपोर्ट तैयार करेगा, मौके का निरीक्षण करेगा, पंचनामा बनाएगा। उसके बाद सुनवाई करेंगे तहसीलदार साहब। उसके बाद बंटवारा का एक नक्शा तैयार किया जाएगा और उसके बाद तहसीलदार साहब अंतिम आदेश पारित कर देंगे, यानी कि अंतिम आदेश करेंगे और अलग खाता बन जाएगा। यानी कि सभी लोगों का खसरा अलग, नक्शा अलग, B1 अलग, ठीक है ना, पट्टा अलग, और सभी लोग स्वतंत्र भूमि स्वामी बन जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। कमेंट करके बताएं ये जानकारी कैसी लगी आप लोगों को। और दोस्तों ऐसी ही जानकारी पाने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कॉमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।